फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, ठीक है। देखो फॉर्मल चार्ज होता क्या, तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस B माइनस U, फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। V हो गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आइसोलेटेड स्टेट, आइसोलेटेड एटम। B हो गया नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और U हो गया नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग electrons, number of valence electrons in isolated atom, number of bonding electrons और number of anti bonding electrons। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है, देखिएगा। ये है आपका फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही बात है V माइनस एंटी बॉन्ड अनशेयर्ड लिखना है, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए एक ये भी होता है जी, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा रहता है V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम माइनस LP नंबर ऑफ लोन पेयर्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V माइनस B माइनस U। V हो गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आइसोलेटेड एटम, B हो गया नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और U हो गया नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया है वो। या इससे भी लिखा रहता है V माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, लोन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, इसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। अब जरा सा एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल्स जैसे SO4 पे 2 माइनस, SO4 पे क्या है 2 माइनस, इसमें अगर सल्फर और ऑक्सीजन का पूछा जाए फॉर्मल चार्ज, तो ध्यान दीजिए सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O माइनस O माइनस, ये इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं ना सल्फेट का। तो जिस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इस पर टोटल लोन पेयर कितना हो गया, 3 लोन पेयर हो गया, बोलिए
अरे भाई, ऑक्सीजन का अंतिम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो नेगेटिव चार्ज आके मतलब एक बॉन्ड भी बना लिया और 3 गो लोन पेयर भी हो गया। जबकि ये जो डबल बॉन्ड वाला है, इसमें 2 ही लोन पेयर है। तो फॉर्मल चार्ज में बोला क्या गया कि इसका एक पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देना है। जो भी ऑक्सीजन है उसके पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देते हैं, देखिए तो ये ऐसा बन जाएगा, सल्फर ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन। यहाँ पे सब पे अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन अब सब पे आ गया, देख सकते हैं आप लोग। 6 यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब करना यह है कि सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकालना है। देखिए सल्फर का फॉर्मल चार्ज सल्फर का निकालते हैं। तो फॉर्मूला है V-B-CO। V है नंबर ऑफ वैलेंस। सल्फर के अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 होता है। चूंकि ये 6 से ग्रुप का मेंबर है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या 6 होगा। माइनस बी मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसका 4 ही गुना गया है, 1 2 3 4 ही बॉन्ड बनाया है। माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि जैसे कि लोन पेयर। तो ऐसा सल्फर के पास कुछ भी नहीं है, ये 0 है। अब बाई कितना करना है? नहीं सर, ये हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? V-B-U करेंगे तो 6 माइनस 4 माइनस 0 कितना आ गया? 2 आ गया। यानी इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? 2 हो गया। अगर हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का, फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का भी अंतिम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है? ये बॉन्ड कितना बनाया है? एक बॉन्ड बनाया है। इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? 6 है। मतलब -6 कितना हो गया? देखिए तो -1 हो गया कि नहीं हो गया? तो सल्फेट में सल्फर का फॉर्मल चार्ज +2 और ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज -1। तो ऐसे ही अगर एक एग्जांपल और लिखते हैं, देखिए कार्बोनेट है, CO3 पर 2 माइनस। समझ लीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O माइनस O माइनस, इसका इलेक्ट्रॉन इधर लेकर चले जाइए। हमेशा ये काम किया जाता है, डबल बॉन्ड में नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। अब देखिए सबके पास 3 लोन पेयर आ गया, 3 लोन पेयर आ गया। अब इसमें फॉर्मल चार्ज आप निकाल लीजिए कार्बन का, फॉर्मल चार्ज कार्बन का, तो ये आ जाएगा, कार्बन के अंतिम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बना लिया और 0 अनशेयर्ड है, तो कितना आ गया? +1 आ गया कि नहीं आ गया? अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालते ऑक्सीजन का, देखिए तो 6 -1 -6 कितना आ जाएगा? बोलिए, -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नोट करिए, ये नोट करके और इसको बताइए। O3 तो जल्दी ओजोन में ऑक्सीजन का निकालिए, ओजोन में ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालिए। तीनों ऑक्सीजन का निकालिएगा, 3 टाइप का इसमें ऑक्सीजन है, तीनों का निकालिए।
बनाइए। देखिए मान लीजिए कि ये है ऑक्सीजन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो फॉर्मल चार्ज निकाल लीजिए ऑक्सीजन 1 जो है उसका। तो इसमें ऑक्सीजन में होता है 6 माइनस 1 माइनस 6, कितना हो जाएगा बोलिए? -1 हो जाएगा। दूसरा वाला का निकालिए फॉर्मल चार्ज सेकंड वाले का। तो 6 माइनस कितना 2 ना, सिक्स माइनस 2 माइनस कितना। इसमें ऑक्सीजन में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 6 माइनस इसमें हम लोग कर दिए ऑक्सीजन 1 का, ऑक्सीजन 1 का 6 माइनस 2 और इसका तो -1 होगा, क्लियर है। ये कितना हो जाएगा? तो 6 माइनस 2 और ये आ जाएगा आपका कितना 2 और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा 2, इसको तोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यही ना। -3 ये +1 हो जाएगा। फॉर्मल चार्ज जो है अब निकालिए तीसरा का, तीसरा का फॉर्मल चार्ज आएगा निकाले अभी किसका, दूसरा का ना, +1 आया। यहाँ निकालते हैं दूसरा का तीसरा का, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 माइनस कितना आ जाएगा 2 ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें तो 2 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं ना वहां पर इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर हम दे दिए थे, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव था उसको दे दिए थे, लेकिन इसमें तो दोनों एटम सेम ना है, इसीलिए क्या किया जाता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप दूसरा पहला ऑक्सीजन में जब फॉर्मल चार्ज निकाले तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इसका गया है और एक इलेक्ट्रॉन जो है 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो -1 आ गया। दूसरा का जब बारी आया तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 गो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और शेयरिंग में देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में गया है, तो 3 शेयरिंग में गया तो यहाँ -3 कर दिया, +1 आ गया, देखिए ये आ गया। और इसमें अगर निकालते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 देखिए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2 शेयर में गया है तो कितना हो गया 0 हो गया। यानी इसमें 3 टाइप का ऑक्सीजन है और तीनों टाइप के ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये सब चीज एग्जाम में पूछा जाता है, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल बना दीजिए। PO4 पे 3 माइनस का बनाइए तो PO4 पे 3 माइनस, PO4 पे 3 माइनस, जल्दी
बना। बोलिए। हैं? देखिए फास्फोरस डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस, इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लीजिए यहाँ और ये बना दीजिए फास्फोरस O। अब सबके पास कितना कितना 3 लोन पेयर आ जाएगा। अब सारे ऑक्सीजन का सेम हो जाएगा, सारा ऑक्सीजन का सेम हो जाएगा। तो यहाँ आप देखते हैं फॉर्मल चार्ज इसका फास्फोरस के अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 4 अनशेयर्ड, ये शेयर्ड और ये 0, तो 5 में से 4 गया +1। अगर फॉर्मल चार्ज हम बताते हैं ऑक्सीजन का तो 6 - 1 - 6 क्या हो जाएगा माइनस। जल्दी बना दीजिए CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन, CO2 में बनाइए, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का बनाइए। हेलो हाँ हाँ जाने के लिए बोल दीजिए। कितना तो CO2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही ना, ये शिफ्ट करवा दीजिए इधर और इधर, तो जगह COO सबके पास 3 आ गया। अब देखिए कार्बन जो होगा फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का 4 - 2 - 0 कितना आ जाएगा +2, और फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का 6 - 1 - 6 - 1 होगा है? कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है लोन पेयर ना, जो एकक था वो इसको दे दिया, तो इसके पास तो कुछ अब बचा ही नहीं। तो ऐसे ही निकाला जाता है। अब हम लोग अंतिम लिखते हैं फाजान्स रूल। दो कॉन्सेप्ट, आज बहुत सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिए, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरा और फॉर्मल चार्ज, ऐसे ही निकाला जाता है फॉर्मल चार्ज। अब हम लोग को पढ़ना है फाजान्स रूल।
फाइजान्स रूल, हेडिंग डालिए फाइजान्स रूल। फाइजान्स रूल देखिए, फाइजान्स रूल में क्या कहा जाता है, फाइजान्स रूल है क्या? तो ये जो है पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर पे आधारित है। मतलब समझने से लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें, खाली फाइजान्स रूल को समझने की जरूरत है कि फाइजान्स थे वो क्या अपना रूल बनाए थे। तो देखिए 3 टर्म का जिक्र होता है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर। ये 3 टर्म आप देख रहे हैं। क्या आप लोग इससे पहले से परिचय हैं? पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर से? बोलो, नाम सुने हो कभी पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर का? नाम से कम परिचय तो होना चाहिए। इसलिए वो कि कल दैनिक जागरण पेपर में, परसों 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 के दैनिक जागरण पेपर में एक सर्वे निकाला गया है। जो 2 साल कोरोना आया है, अब कोरोना के कारण से जो क्षति हुआ है एजुकेशन पे, उसका परसों के पेपर में दिया था और पीएमओ के साइट पर उसको डाला गया है, जो प्रधानमंत्री का साइट है उसमें। और उसमें एक बहुत बुरा खबर है स्टूडेंट्स के लिए। उसमें दिखाया गया, दैनिक जागरण में लिखा है कि 84% ये कोरोना पीड़ित स्टूडेंट्स ऐसे हैं। कोरोना पीड़ित कहने का मतलब क्या, जो 2 साल कुछ पढ़वे नहीं किए, है ना। और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 84% स्टूडेंट्स ऐसे एग्जामिनेशन में पास किए हैं, 10th का एग्जाम, 12th का एग्जाम जो दिए हैं, जिनको साइंस का लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा। तो कॉन्सेप्ट तो बहुत दूर की बात है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। ये सर्वे बताया मात्र 16% ही स्टूडेंट हैं जिनको जिनको साइंस का लैंग्वेज पता चल रहा है, यानी जो पढ़ने के लायक हैं, मतलब कि जिनको पढ़ाया जा सकता है, जिनको साइंस पढ़ना चाहिए। वो सर्वे में दिया है कि जिनको साइंस पढ़ना चाहिए वो मात्र कितना परसेंट है, 16%। और 84% वो है जिसको साइंस का लैंग्वेज नहीं पता चल रहा है कि इसका मतलब, उसका मतलब, फलना ढिकना क्या होता है। एक लाइन सेंटेंस अगर बोल दिया जा रहा है तो उनका हालत खराब है कि वो बोल क्या दिए। और ये आईआईटी बीएचयू, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, ये जितने भी ब्रांड है आपके देश का, वहां के प्रोफेसर लोगों का स्टेटमेंट, जो बड़े बड़े ओहदे प्रोफेसर है सब, है ना। देखिए लेवल कितना घटिया हो गया, गिर गया है। इसलिए कि ये सब ऑनलाइन एजुकेशन का कमाल है। भर कोरोना ऑनलाइन वाला लोग खूब लूटा, खूब पैसा कमाया और स्तर शिक्षा का गिर के यहाँ चलाया। जो पहले उल्टा था, पहले 84% था समझदारों का संख्या और 16% था ना समझ का संख्या। अब हो गया है ऑनलाइन एजुकेशन, जो 2 साल कमाल दिखाया अपना, उसमें हो गया 84% जो ना समझ है उसका संख्या, हो गया 16% समझदारों का संख्या। और ये जो स्टूडेंट्स का तबका है ना, ये 2 साल में जो भयानक बेरोजगारी उत्पन्न होगा इन लोगों के कारण से होगा।
मतलब सरकार जो है इस चीज पर पहले ही सोच लिया। देख लो, हम लोग पेपर में देख के बात पढ़ रहे हैं और सरकार देखो पहले ही इस चीज को सोच लिया। देश ऐसे चलता है कि 84% जो अब जिसको तो साइंस से जो साइंस पढ़ने के लायक ही नहीं है, उसको साइंस लेना भी नहीं चाहिए। वो जनरल अब डिग्री ले ले कहीं कहीं कॉलेज से, अपना दिनचर्या चला, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं हो सकता है। वो या तो दरमान बन सकता है, नहीं तो गेहूं काट सकता है हरियाणा में जाके, नहीं तो लोहा का फैक्ट्री चला सकता है। यही काम कर सकता है, फैक्ट्री में काम कर सकता है, जिसका तनख्वाह 12,000 14,000 16,000 रुपया मिल जाएगा। वो ये है एक 84%। और ऐसे लोग बेरोजगारी दर बढ़ा देगा भारत का भयानक। ये 2 साल में बेरोजगारी दर बढ़ने वाला है और ये स्थिति सुधरेगा 2024-25 से, 2-3 साल के बाद, जब पूरा का पूरा ओपन हो गया, सब कुछ चलने लगा, स्कूल कॉलेज लोग जाने लगेगा, अब तब जाके धीरे धीरे सुधार होगा। और जितने भी बच्चे आईआईटी कॉलेज में पिछले साल गए हैं, वो प्रोफेसर लोग उन लोगों को पढ़ाने में असक्षम है, हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते हैं। आईआईटी कॉलेज का ही हाल है, सोचो। दैनिक जागरण पेपर में दिया है। तो ये सारी स्थिति है। अब देखिए, ये 3 टर्म हम लिख दिए, पोलराइजेशन, पोलराइजिबिलिटी और पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर शब्द जो है ना, वो कटायन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? कटायन के लिए। और पोलराइजिबिलिटी जो है ना, वो अनायन के लिए यूज किया जाता है। और ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। यानी जब कोई कटायन किसी अनायन को अपने तरफ खींचता है तो इस घटना को पोलराइजेशन कहा जाता है। ठीक है? जब कोई कटायन किसी अनायन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, तो उसको बोला जाता है पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन जो है वो एक टेंडेंसी है। क्या है? टेंडेंसी है। जैसे कोई आदमी को बिरयानी बहुत पसंद है ना? कोई आदमी को जलेबी बहुत पसंद है। तो अगर वो बंदा कहीं पर जलेबी देख लेगा ना, तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब उसका जो मन है वो जलेबी के लिए व्याकुल हो जाएगा। उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। जिसको बिरयानी पसंद है वो देखा, अब उसके जीभ से मुंह से पानी आना शुरू हो गया, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। अब वो व्यवस्था में लग जाएगा कैसे बिरयानी खाएं, है ना? पैसा अगर नहीं तो पैसा का व्यवस्था करेगा, अगर चोरी करना पड़े तो चोरी करके खा लेगा, भले बाद में प्लेट साफ करने को कर पाए, वो बात अलग है। तो इसको बोलते हैं ना कि ये जो टेंडेंसी है ना, ये हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास होता है जो पोलराइजेशन होता है कि हर लोग का कोई ना कोई पसंदीदा खाने का चीज होता है। और जब वो चीज बनता है तो एक घर में ना, तो एक मन में खुशी सा रहता है कि ये चीज बन रहा है। ये है पोलराइजेशन। ठीक ना? अब रही बात कि पोलराइजिंग पावर, मतलब जितना स्ट्रेंथ से ये खींचेगा ना इसको, वो कटायन का पोलराइजिंग पावर कहलाएगा। यानी बिरयानी घर में बन गया, सबसे पसंदीदा मेरा है, तो सबसे पहले थरिया हमारे जाएगा मम्मी के पास कि जल्दी दो इसमें। मतलब मेरा अट्रैक्शन उसके प्रति क्या है? ज्यादा है। बात समझ में आया? तो पोलराइजिंग पावर का मतलब ही होता है कि कितना स्ट्रेंथ से ये कटायन इस एनायन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब ये बात आएगा कि अगर मान लीजिए हमारे घर में बिरयानी बना, हम बिरयानी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं था कि घर में बिरयानी बन रहा है। हम बाहर किसी के साथ गए थे या भर पेट ठूस के चले आए दूसरा कुछ खाना, और घर में आए तो पता चला बिरयानी मेरा पसंदीदा बन रहा है। अब मामला हो गया गड़बड़।
पेट कह रहा है कि हम खाएंगे नहीं, और मन कर रहा है कि तुम्हारा बिरयानी सबसे पसंदीदा चीज है। अब क्या होगा ना कि स्ट्रेंथ मेरा थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब है कि जिस कटायन पर प्लस चार्ज ज्यादा होगा, मतलब उसका भूख उतना ही ज्यादा होगा, और वो उतना ही स्ट्रांगली अनायन को अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर हम बाहर से नहीं खा के आए रहते हैं तो तुरंत हम अटैक करते कि नहीं बिरयानी पर, लेकिन पहले ही खा लिए तो अब अटैकिंग मोड जो है मेरा स्लो हो गया। अब मन ही नहीं करेगा, अरे यार अभी तो पेट भरा हुआ है, क्या खाएं, है ना। वही सिचुएशन इसके पास। अगर एक चार्ज है, एक प्लस है, तो जिस रफ्तार से खींच रहा है, अगर इस पर दो कर दिए चार्ज तो थोड़ा और रफ्तार बढ़ जाएगा, तीन कर दिए और बढ़ जाएगा, चार कर दिए और बढ़ जाएगा। यानी नंबर ऑफ प्लस चार्ज अगर किसी कटायन पर ज्यादा बढ़ रहा है तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, खींचने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। यानी सीधा स्पष्ट बात है कि कटायन पर जितना प्लस चार्ज होगा उसका साइज उतना छोटा होता जाएगा ना। प्लस चार्ज आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो साइज एटम का छोटा होता जाएगा। तो स्मॉल साइज कटायन ज्यादा पोलराइज करता है अनायन को विथ रेस्पेक्ट टू लार्ज साइज कटायन। अगर मान लीजिए Li प्लस है, Na प्लस है, K प्लस है, Rb प्लस है और CS प्लस है, सब पर प्लस चार्ज सेम है कि नहीं, लेकिन पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा, लिथियम का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज सबसे छोटा है। बात समझ में आया। और बड़ा साइज अगर हो गया ना, चार्ज उतना ही है लेकिन साइज बड़ा होने से उसका जो पोलराइजिंग एबिलिटी है, पोलराइजिंग पावर है, वो डिक्रीज कर जाता है। तो यदि चार कटायन दिया हो, चार्ज कांस्टेंट हो और पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर पूछा जाए तो वहां साइज देख लीजिए, जिसका साइज छोटा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा, जिसका साइज बड़ा उसका पोलराइजिंग पावर कम। बात समझ में आया। अब आते हैं पोलराइज। और दूसरा चीज, अगर मान लीजिए कि चार्ज अलग अलग कर दिया, जैसे मान लीजिए Mn प्लस 1 कर दिया, सॉरी Mn प्लस 2 कर दिया, Mn प्लस 4 कर दिया, Mn प्लस 6 कर दिया, Mn प्लस 7 कर दिया, एलिमेंट एक एक है, चार्ज बदल गया, तब पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा, जिस पर प्लस चार्ज ज्यादा होगा, मतलब इधर की तरफ पोलराइजिंग पावर इंक्रीज कर जाएगा कटायन का। इसमें पोलराइजिंग पावर ऊपर की तरफ बढ़ेगा क्योंकि साइज छोटा होगा। यानी पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। लिख दीजिएगा नीचे, पोलराइजिंग पावर के नीचे लिखिएगा पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऐसे लिख दीजिए ना, पोलराइजिंग पावर, पूरा लिखना, पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, और साइज जितना बड़ा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ही कम होगा। अब दोनों एग्जांपल लिख लीजिए फटाफट। इन जनरल देखा गया है ना कि जो मोटा आदमी होता है ना वो कम खाता है, और जो पतला होता है ना वो ज्यादा खाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादा खाना खाता है या फिर भी वो दुबला पतला है ना, समझ लो कि वो अन्न नहीं खाता, अन्न उसको खा जाता है, इसीलिए वो दुबला पतला है। खाया खाना लेकिन उसको कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। और कितना लोग होता है कि कम ही खाएगा
लेकिन उसका शरीर जो है वो फैलने फूलने लगता है, यानी वो रियल में अन्न खा रहा है। ज्यादा खाएगा तो हो जाएगा भैंस, उसके बाद हाथी। और मोटापा एक टाइप का बीमारी है, जो बायोलॉजी पढ़ता है वो लोग तो जानता है कि मोटापा क्या है, एक टाइप का रोग है, बीमारी है। शरीर अगर ज्यादा मोटा हो जाए तो हर एक चीज में दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, चलने में, दौड़ने में, उठने में, बैठने में, हर जगह। टेम्पू वाला जल्दी बैठाएगा नहीं, बोले अरे दूर रहो यार, तुम तो 2 सीट छकेगा अकेले, क्या बैठाएंगे। टेम्पू वाला जैसे देगा कि मोटा आदमी है ना, तो टेम्पू वाला अपना टेम्पू घुसका लेता है आगे, नहीं बैठाना चाहता है। अरे हम ही देखे हुए हैं, हाजीपुर हम लोग एक दिन जा रहे थे एनएमसीएच से टेम्पू पकड़ के, तो एक मोटा आदमी आया ना, माने हम लोग बैठे होते, जगह भी था उसमें, बोला कि ना नहीं सीट खाली नहीं, सीट फुल है इसमें, नहीं बैठाया। और उस समय टेम्पू वाला बोलता है कि ठेला के माल ई रिक्शा पर कहाँ जाएगा, ठेला पर जाओ, ठेला से लाद के जाओ। तब मोटा आदमी ठेले लाए के ठेला पर बैठ जाओ, आराम से जाओ, बुक कर लो। तो वो एक समस्या हो जाता है। और हम लोग भले कहते हैं कि मोटा है तो हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखिएगा समाज में उस चीज का फीलिंग दिखाई देता है। आप भले नहीं बोले, लेकिन दिखता है कहीं कहीं जगह पे। अब ट्रेन में जैसे आप जा रहे हैं, सीट थोड़ा सा खाली है, कोई मोटा आदमी आ जाए ना तो ऐसे बैठ जाएगा, बैठने नहीं देता, बैठेगा तो दिक्कत कर देगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एक इधर से आया दूसरा उधर से फेंकाया, निकल जाएगा। तो दिखता है वहां पर। या टेम्पू रिक्शा वाला तो और ऐसा करता है, मोटा आदमी को बैठे हुए नहीं करता है, बोलता है कि 2 सीट का भाड़ा लेंगे, 1 सीट का 2 सीट का भाड़ा लेंगे। तो इसीलिए शरीर को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। चलिए लिख लिए। अब देखिए पोलराइजेबिलिटी पर सुनिए, पोलराइजेबिलिटी क्या होता है। तो पोलराइजेबिलिटी होता है अनायन के लिए, किसके लिए, एनायन के लिए। वो अनायन सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी शो कर सकता है जिस पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो। बात समझ में हम क्या बोले, जिस अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा एक चीज बताइए, जिसके पास ज्यादा रुपया होता है वही न दान पुण्य कर सकता है, जिसके पास है ही नहीं है वो क्या देगा, है ना। तो जिस पर नेगेटिव चार्ज कम है वो कम पोलराइजेबिलिटी शो करता है, वो कम किसी कटायन के तरफ मूवमेंट शो करता है। और जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब कि साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किसी भी एनायन पर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ाइएगा तो उसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आया। और साइज बढ़ने से उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वो चाहेगा कि हमारे ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं हो। तो इसमें आप देखोगे कि पोलराइजेबिलिटी जो होता है वो अनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना। हम लिख सकते हैं पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉरी साइज ऑफ अनायन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेज। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना जितना ज्यादा नेगेटिव, गजब हाल है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, पोलराइजेबिलिटी हो जाएगा किसी भी अनायन का। और देखिए पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन समझते हैं आप लोग, डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है, हाँ है अजीब। देखिए डिस्टॉर्शन का मतलब होता है ना कि किसी संस्था को तोड़ देना, किसी
के पास, जैसे मान लीजिए कि एक समूह बना और एक और, जैसे भारत में देखिए, भारत में एक बीजेपी है और एक कांग्रेस जो मेन लीड रोल में रहता है, जो देश के कमान को संभालता है। हम उसका एग्जांपल आपको दे रहे हैं। तो वहां डिस्टोर्शन दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर बीजेपी स्ट्रांग पार्टी पड़ गया और कांग्रेस वीक हो गया, ये दो सत्ताधारी हो सकता है। कभी हो सकता है कि कांग्रेस सत्ता संभाल ले तो बीजेपी एनटी में रहे, और कभी होता है कि बीजेपी सत्ता संभाले तो कांग्रेस एनटी में रहे। दो पार्टियां। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी थोड़ा सा बीजेपी का बोलबाला ज्यादा चल रहा है ना, कांग्रेस का बोलबाला थोड़ा घट गया है। अब होता यह है कि जैसे मान लीजिए इस पार्टी का बोलबाला ज्यादा है, वो क्या करेगा, जो उसका एंटी वाला पार्टी है उसके विधायक या एमपी को अपने तरफ क्या करेगा, खींचना शुरू करेगा, मोहित करेगा कि आप इतना ये चीज ले लीजिए, वो ले लीजिए, लालच देगा। और वो धीरे धीरे उस पार्टी के विधायक को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो जब खींचेगा वो, उसी घटना को डिस्टोर्शन कहा जाता है। मतलब कि एक पार्टी के विधायक या एमपी को आप क्या कर रहे हो, खींच कर अपने में मिला रहे हो। मतलब एक पार्टी जो है वहां नुकसान में जा रहा है ना, इसको डिस्टोर्शन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक निगेटिव चार्ज कोई है, अनायन है, और इसका ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मान लीजिए ये इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन समझते हैं ना, और भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तो डेंसिटी के रूप में ना रहता है, वो थोड़ा ना पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। तो वेव है तो वो तो क्लाउड के रूप में रहेगा ना। हम क्या बोले, समझ में आया? अरे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल थोड़े है, इलेक्ट्रॉन एक वेव कैरेक्टर का होता है। वेव है तो अरे वो पूरा एटॉमिक पढ़ गया, पता नहीं चला? एटॉमिक के स्ट्रक्चर में यही चीज ना पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है। जो बोर साहब थे वो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माने थे ना, लेकिन डी ब्रॉगली, हाइजन और श्रोडिंगर उसको गलत कर दिया कि नहीं कर दिया? जो पूरा का पूरा बोर्स थ्योरी तुम पढ़ते हो, क्या वो सही थ्योरी है? सही थ्योरी नहीं है, गलत थ्योरी है। आगे उसका कहीं कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग के लेवल पे ही उस गलत थ्योरी को पढ़ना रहता है। तो हाइजन, श्रोडिंगर और डी ब्रॉगली ये मिलकर लोग बोला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन शोज वेव कैरेक्टर। और जब इलेक्ट्रॉन वेव कैरेक्टर का होगा तो क्या वो क्लाउड तैयार नहीं करेगा? वो जब मोशन करेगा, जैसे पंखा मोशन कर रहा है, देखिए तो क्लाउड बनाया कि नहीं बनाया? क्या आपको उसका ब्लेड दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही जब पार्टिकल जब हाई स्पीड में मूव करना शुरू कर दे तो वो एक क्लाउड बनाता है, और इलेक्ट्रॉन का ये क्लाउड होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसको कहा जाता है। बात समझ? और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का बिना कॉन्सेप्ट जाने आप पॉलिश और हॉर्न्स और अबाव का प्रिंसिपल कैसे पढ़ लीजिएगा, क्वांटम नंबर कैसे पढ़ लीजिएगा, चारों क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसे पढ़ लीजिएगा कि कौन स्फेरिकल होता है, कौन डबल शेप का होता है, कौन डबल शेप का होता है। ये सारा चीज किस पर आधारित है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। बात समझ में आया? तो जब श्रोडिंगर के इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है ना, तो वहां से तीन क्वांटम नंबर निकल के आता है, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन चौथा जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो 1950 ईस्वी में गोल्ड स्मिथ के द्वारा दिया गया था। वो एक जो है मतलब कि थ्योरेटिकल अप्रोच है, वो प्रैक्टिकली किसी इक्वेशन से नहीं लाया गया है। तो ये जो है ना, ये एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अगर कोई प्लस चार्ज आया इसके क्षेत्र में, नजदीक में, तो ये क्या करेगा ना, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना शुरू कर देगा। किसको? इस प्लस चार्ज को। यानी ये प्लस चार्ज के तरफ इसका मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, और ये कुछ इस टाइप का दिखाई देने लगेगा आपको। इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो इस टाइप का दिखाई देने लगेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टोर्शन। मतलब बेचारा था वही, था कुछ और ही, हो गया कुछ और ही। इसीलिए लालच बुरी बला है ना? लालच किया, ये अपने आप को स्टेबल बनाना चाहा, लेकिन ये जो है ये अपना सारा इलेक्ट्रॉन किसके तरफ भेज रहा है? कटायन की तरफ। और ये वाला क्षमता जिस अनायन में जितना ज्यादा होगा
उसका पोलराइजेबिलिटी उतना ज्यादा माना जाएगा। बात समझ में आया? तो पोलराइजेबिलिटी साइज ऑफ अनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज के संख्या पर भी डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें अगर हमको ऑर्डर देना पड़ जाए, जैसे एक एग्जांपल हम आपको बता दें, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, पोलराइजेबिलिटी किधर की तरफ बढ़ेगा? तो डाउन द ग्रुप। इसमें साइज क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, तो पोलराइजेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगा। अगर हम लिखते हैं O पर 2 माइनस और S पर 2 माइनस, किसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा? S पर 2 माइनस का पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। ठीक ना? नोट करिए इसको एग्जांपल में। तो ये चीज हम बताए आपको। अब इसका इफेक्ट हम लोग को पढ़ना है। तो पोलराइजेशन अब क्या है? तो पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। मतलब जो घटना ये हो रहा है कि अगर कोई कटायन किसी अनायन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है? तो पोलराइजेशन और आयनिक कैरेक्टर में रिलेशन क्या होता है कि पोलराइजेशन जब बढ़ता है ना, तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है और आयनिक कैरेक्टर घट जाता है। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा हो जाएगा और आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम हो जाएगा। ठीक ना? तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस सब पे। जैसे देखिए, लिख देते हैं यहाँ पर पोलराइजेशन, या ऐसे लिखते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, है ना? आयनिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। आयनिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर आपसे कोई बोले कि NaCl है और AgCl है, इन दोनों में कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, तो क्या बताइएगा? तो जरा ध्यान दीजिए, दोनों में तो Cl माइनस है, अनायन दोनों में फिक्स है। अब कटायन का बात है, तो Na प्लस और Ag प्लस यही ना होगा? बोलिए। अरे भाई, इसका कटायन क्या है? Na प्लस, इसका कटायन क्या है? Ag प्लस। तो Na प्लस और Ag प्लस में पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? तो Ag प्लस का। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि Ag प्लस में साइज छोटा हो जाता है ड्यू टू पुअरिंग ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। पीरियोडिक टेबल में आप शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़िएगा। अगर इसमें ये चूंकि डी ऑर्बिटल का मेंबर है
और यहाँ पर एफ भी और डी भी सब मौजूद है, और एफ और डी ऑर्बिटल का शील्डिंग बहुत पुअर होता है, जिसके कारण उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, और जिसके कारण इसका पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है। यानी एक ही सबब आप बोलेंगे कि सिल्वर में पोलराइजिंग एबिलिटी ज्यादा है सोडियम के तुलना में, क्योंकि सोडियम और सिल्वर में देखा जाए तो इसका जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। तो इधर की तरफ में तुम देखोगे कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। अब तुम इसका इफेक्ट देख सकते हो, अगर दो बर्तन में पानी लो, एक में NaCl डालो और एक में AgCl डालो, NaCl घुल जाएगा फट से कर, AgCl कुछ भी कर लो नहीं घुलेगा। इसका क्या मतलब है कि AgCl में इतना कोवैलेंटली लिंक्ड हुआ है कि पानी जो है इस Ag और Cl को अलग अलग नहीं कर सकता है। इतना ज्यादा पानी के पास एनर्जी नहीं है कि वो AgCl को तोड़ सके। यही कारण है कि AgCl NaCl के तुलना में नहीं सोल्यूबल है पानी में, जबकि NaCl क्या है, सोल्यूबल। यानी अगर सोल्युबिलिटी का बात करें तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज, नोट करिए। बहुत पढ़ा दिया। तो ये चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। अब सेकेंडरी बॉन्डिंग जो है, जैसे वेंडरवाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब तो सब लोग जानता है, इसको पढ़ाने की जरूरत है नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे मान लो H2O है, तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, यही ना है, HOH। देखो तो यही जो बॉन्ड बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो वो चीज आप कर लेंगे, और ये जितना भी हम चीज पढ़ाए हैं इसको आप रिवीजन करिए, अच्छे से बनाइए। क्वेश्चन में अगर आप बैठ के आप क्वेश्चन बैंक बनाइए तब बनेगा, नहीं बने तो पूछिए जो क्वेश्चन नहीं बने, ठीक ना। तो ये एक चैप्टर हम लोग, ये एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट किए। और एक चीज ध्यान दो, जैसे मान लीजिए आ गया LiH NaH KH RBH CSH। देखिए यहाँ पर H माइनस फिक्स है, हाइड्राइड है ये अल्कली मेटल का। तो अल्कली मेटल का जो हाइड्राइड होता है सब का सब आयनिक कंपाउंड होता है ना, ऑल आर आयनिक इन नेचर। लेकिन इसमें जो कोवैलेंट कैरेक्टर है ऊपर की तरफ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि साइज अनायन कटायन का क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। तभी ना बताए कि कटायन का साइज छोटा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। मतलब है ये सब का सब आयनिक, लेकिन अगर पूछा जाए कि आयनिक में भी थोड़ा बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर होगा ना, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि कोई भी बॉन्ड ना प्योरली कोवैलेंट होता है ना प्योरली आयनिक होता है। ये बात फजांस के द्वारा ही बोला गया कि कोई भी बॉन्ड ना प्योरली आयनिक होता है ना प्योरली कोवैलेंट होता है। अगर अगर आयनिक कैरेक्टर है तो उसमें आयनिक बॉन्ड है तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी होगा, कम मात्रा में होगा। अगर कोई बॉन्ड कोवैलेंट है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर भी होगा लेकिन कम मात्रा में होगा, ठीक ना। तो ये आयनिक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आयनिक है, लेकिन इनमें भी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा बढ़ता किधर है, नीचे की तरफ, यानी कोवैलेंट कैरेक्टर किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। हम यहाँ लिख सकते हैं आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज, ठीक ना। तो इसको नोट कर लीजिए। अब अगले क्लास में हम लोग जो है, अगले क्लास मतलब कल जो क्लास अगला होगा, बहुत थक गए हम, उसमें पढ़ाएंगे, 3 बज गया।
उसमें पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल में हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन है, वो सब चीज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें जितना भी चीज था इंपॉर्टेंट हम आपको बता दिए।